हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था लाइट चैप्टर, जो कि हमारे सिलेबस में नेचुरल फिनोमेना के नाम से दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे आप उसको में चेक कर सकते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में सब कुछ बता दिया था। वहाँ पे मैंने मिरर से कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे क्या क्या उसका फॉर्मूला होता है, उसका न्यूमेरिकल किस किस तरह से हमको सॉल्व करना होता, मैंने सब कुछ आपको बता दिया था। और आज का यहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा फिनोमेना ऑफ लाइट में रिफ्रैक्शन। कल क्या पढ़े थे हम? रिफ्लेक्शन। लेकिन आज हमको क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन मैंने आपको क्या बताया था? हमारी जो लाइट है वो आती है, जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, वो नॉर्मल से होते हुए उसी एंगल पे जो है बाउंस बैक कर जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे जो था हमारा वो था रिफ्लेक्शन, लेकिन यहाँ पे है हमारा रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी लाइट रे होती है वो क्या करती है, जब उसके बीच में कोई मीडियम आ जाता है तो वो अपना रास्ता जो है चेंज कर लेती है, यानी वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है किसी भी मीडियम के आ जाने पर। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं? रिफ्रैक्शन। तो देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट रे पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारा लाइट रे जाता है तो वो क्या करता है, उसके डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, यानी वो अपना जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर लेता है। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं? रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन ऑप्टिकल डेंसिटी। यहाँ पे ये, इससे आप कंफ्यूज मत होना, ये वो वाला डेंसिटी नहीं है रो इक्वल टू एम बाई वी, ये वो वाला डेंसिटी नहीं है। ये फ्रेंड्स, ये है ऑप्टिकल डेंसिटी, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। बिटवीन द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी जब जो ट्रांसपेरेंट मीडिया जो है, अगर उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, अगर उसमें डिफरेंसेस होगा। डिफरेंसेस का क्या मतलब? जैसे दो मीडियम है, एक एयर है एक वाटर, तो उनकी जब ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो चेंज होगी, मतलब अलग अलग होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो लाइट रे है वो बेंड कर जाएगा, या तो बेंड कर जाएगा। बेंड करने का क्या मतलब है? बेंड करने का मतलब, जैसे मान लीजिए ये कोई इंटरफेस है, यहाँ पे लाइट रे आई, यहाँ से नॉर्मल बनाई, या तो वो इस साइड बेंड कर जाए या तो इस साइड, मतलब ऐसे बेंड कर जाए। अभी इसको मैं बताऊंगी, अभी आप इसका टेंशन मत लीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब दो मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होगी, तो यहाँ पे हमारा जो लाइट रे होता है वो बेंड हो जाता है, और इसको हम क्या बोल देते हैं? रिफ्रैक्शन। मतलब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से ही रिफ्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है। जैसे वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे यहाँ पे हमको देखना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था उस वो बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी, फर्स्ट नियम सेम है लेकिन सेकेंड जो है यहाँ पे अलग है। ये क्या हो रहा? चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी जो हमारा इंसिडेंट रे है, अब यहाँ पे इंसिडेंट रे कौन सा है? ये हमारा, ये क्या है? हमारा इंसिडेंट रे है। रिफ्रैक्टेड रे यानी जो रिफ्रैक्ट होके जाता है। रिफ्रैक्टेड कौन सा है? जो मैंने आपसे क्या बताया, जो अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, या तो वो बेंड कर जाए, मतलब टुवार्ड या अवे, दोनों साइड में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, ये है हमारा रिफ्रैक्टेड रे, ध्यान से देखते जाना, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। और जो नॉर्मल है, नॉर्मल कौन सा है? ये जो हमारी इमेजिनरी लाइन होती है ये होता है नॉर्मल। तो फ्रेंड्स, ये जो नॉर्मल होता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे यानी ये जहाँ पे मिलते हैं, लाई ऑन द सेम प्लेस, ये क्या करते हैं? ये सेम प्लेस पे लाई करते हैं। ये मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था, तो आप कंफ्यूज मत होना। वहाँ का फर्स्ट नियम, यहाँ का फर्स्ट नियम क्या है? सेम सेम है। लेकिन देखिए यहाँ पे सेकेंड नियम क्या है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा होता है? ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी यहाँ पे जो हमारा ये एंगल है, यानी रिफ्रैक्टेड रे जो उसके द्वारा एंगल बना है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड एंगल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ये साइन आई, यानी जो हमारा इंसिडेंट रे है इसका साइन, और जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है उसका साइन, दोनों का रेशियो क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। यहाँ पे कांस्टेंट को आप कुछ भी मान सकते हैं, के मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, जो मर्जी सो मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो गया? ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया,
ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारा इंटरफेस होता है जिसको हम बाउंड्री बोल सकते हैं। और यहाँ से देखिए ये हमारा एक मीडियम है एयर, एक है हमारा ग्लास। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे सेकेंड नियम है, जो सेकेंड रूल है यहाँ पे, कि जो हमारा साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इसको हम एक लॉ बोल देते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम एक नाम दे देते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि इसको स्नेल जो थे उन्होंने बताया था, तो इसलिए इसको यहाँ पे ये नाम दे दिया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये नियम जो है कब वैलिड होता है, जब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर आप सोचो, आप अगर इसका कलर चेंज कर देंगे तो ये जो इसका मतलब ये यहाँ पे जैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये इसका जो कांस्टेंट है ये चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पे उसका वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारा मतलब विबग्योर जो हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं मतलब किसका जो है वेवलेंथ ज़्यादा है कम है। तो जब हम मतलब यहाँ पे कलर चेंज करेंगे तो वेवलेंथ चेंज होगा। अगर वेवलेंथ चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये भी चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो ये स्नेल्स लॉ है ये तब तक वैलिड होगा जब तक यहाँ पे मीडियम कांस्टेंट होगा। यानी यहाँ पे अगर एयर है, यहाँ ग्लास है, तो ये हमेशा एयर और ग्लास होना चाहिए। अगर यहाँ पे एयर है, इसको वाटर कर देंगे तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये चेंज हो जाएगा। तो इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे आता है हमारा रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी यहाँ पे रूल क्या क्या होते हैं इसके। देखिए ट्रांसिटिंग मीडिया, यानी ट्रांसिटिंग मीडिया क्या क्या होते हैं हमारे। जैसे मान लीजिए यहाँ से जो हमारा लाइट रे है वो एयर टू ग्लास जा रहा, या फिर एयर टू वाटर जा रहा, डायमंड टू वाटर जा रहा, या फिर वाटर टू डायमंड जा रहा, मतलब कहाँ से कहाँ को वो जा रहा ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टर्म आता हमारा रेयरर एंड डेंसर का। तो देखिए ये जो रेयरर और डेंसर होता है ये एक मतलब रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा एयर जो है रेयरर है, जो हमारा वाटर है वो डेंसर है, ये फिक्स नहीं होता। ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। अब आप बोलेंगे रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इसका क्या मतलब। तो देखिए मान लीजिए ये 3 लाइन है। अब देखिए ये जो है ये बीच की लाइन, तो मैं ये बोलूँगी ये जो छोटी वाली लाइन है इससे ये वाली लाइन क्या है, बड़ी है। इस वाली लाइन से ये लाइन बड़ी है, लेकिन इस लाइन के अपेक्षा ये जो थर्ड लाइन है इससे ये क्या है, छोटी है। तो ये तो बड़ी भी है छोटी भी है, ये कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, किसी से कंपेरिजन में, मतलब किसी चीज़ के रिलेटिव में देख रहे हैं। यानी ये छोटी वाली से बड़ी है और बड़ी वाली से छोटी है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे हमारा रेयरर और डेंसर भी होता है। यानी जैसे यहाँ पे देखिए जो हमारा वाटर है और यहाँ पे डायमंड है, तो हमारा डायमंड यहाँ पे क्या है, डेंसर है, लेकिन वाटर यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, रेयरर है। लेकिन अगर यहाँ पे एयर है और यहाँ पे अगर मान लीजिए ग्लास नहीं, अभी मान लीजिए यहाँ पे क्या है, वाटर है, तो एयर क्या है, रेयरर है। लेकिन एयर के रिलेटिव में यहाँ पे हमारा जो वाटर है ये क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर यहाँ तो रेयरर हो गया, यहाँ पे डेंसर हो गया। तो ये रेयरर और डेंसर एक जो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इसमें आप रट्टा मत लगाना कि वाटर जो है वो क्या है, वो डेंसर है, एयर रेयरर है, ऐसा जो है आप इसको लर्न मत करना। बस ये देखना यहाँ पे देखिए एयर है तो एयर हमारा रेयरर होता है और ग्लास जो होता है वो डेंसर होता है। तो देखिए फ्रेंड, जब हमारा लाइट जो है रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाएगा, यानी ये हमारा एयर क्या है, रेयरर मीडियम, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। तो जब हमारा लाइट, जैसे ये देखिए इंसिडेंट लाइट जो है हमारी ये आई, और यहाँ का मीडियम क्या था, ये मीडियम रेयरर था, लेकिन यहाँ मीडियम क्या है, डेंसर है। तो ये क्या करेगी फ्रेंड्स, ये जो इसको मतलब ऐसे जाना चाहिए था इस तरह से, ये क्या करेगी, ये इस तरह से बेंड हो जाएगी। एक सेकेंड, ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी। यानी इसको जिस रास्ते पे जाना चाहिए था वो उस रास्ते पे नहीं जाएगी, बेंड कर जाएगी। तो यही इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या की, ये जो है मुड़ गई, अपने रास्ते से भटक गई, बेंड कर गई। तो देखिए याद रखना, जब भी रेयरर टू डेंसर जाएगा मतलब तो क्या होगा, टुवार्ड नॉर्मल। नॉर्मल हमारा कौन सा है, ये हमारी नॉर्मल लाइन है। तो ये क्या करेगा, ये अपने रास्ते से बेंड कर जाएगा, यानी टुवार्ड नॉर्मल, टुवार्ड यानी इस साइड में, नॉर्मल हमारा ये है, इसके साइड में जो है ये बेंड कर जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल से। अब यहाँ पे देखिए डेंसर टू रेयरर, अगर यहाँ पे डेंसर टू रेयरर जाते हैं तो क्या होगा, तो इस तरह से हमारा इंसिडेंट रे आया, उसको ऐसे तो मतलब उसको ऐसे निकल जाना चाहिए था सीधे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो क्या था, यहाँ पे डेंसर मीडियम था, यहाँ रेयरर मीडियम है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जब हम डेंसर टू रेयरर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल कौन सा है हमारा, ये है,
ये हमारा नॉर्मल है, तो यहाँ पे जो बेंडिंग होगी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल इस तरह से हो जाएगी, यानी इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुई, ये यहाँ से इधर को चली गई, यानी अवे, नॉर्मल ये है, देखिए नॉर्मल से दूर चली गई, लेकिन यहाँ क्या है, नॉर्मल की तरफ में चली आई। तो इसको आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर हम रेयर टू डेंसर जाते हैं तो वो किस तरफ में मतलब बेंडिंग होगी लाइट की। तो आप याद रखना यहाँ पे टूवर्ड नॉर्मल, अगर डेंसर टू रेयर जाएंगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पे आता है व्हेन रिफ्रैक्शन डजंट अकर, यानी ऐसा भी क्या कोई समय होता है कि जब रिफ्रैक्शन हो ही ना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इफ फॉलिंग ऑन नॉर्मल, अगर यहाँ पे हमारा जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल पे जो है फॉल करे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखिए मान लीजिए ये हमारा इंसिडेंट रे है और यही हमारा जो है नॉर्मल भी है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जितना एंगल इंसिडेंट रे का होता है उतना ही एंगल यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे का होगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई एंगल है ही नहीं, यानी ये सीधे ऐसे निकल जाएगी। यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी बेंडिंग नहीं हुई, ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, यानी यहाँ पे एंगल I इक्वल टू 0 एंड एंगल R इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। एक और भी मतलब केस ऐसा हो सकता है कि जब हमारा रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो कैसा केस है, ये है हमारा नॉर्मल। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर जो है यहाँ पे जो हमारा मीडियम लेते हैं, हमने क्या देखा, रिफ्रैक्शन तभी होगा जब यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो चेंज होगी। लेकिन आप मान लीजिए बाई चांस यहाँ पे ऐसे दो मीडियम आ गए जिनकी यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, मान लीजिए यहाँ पे आप ले लीजिए एयर ले लिए, तो इसकी जो है ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है 1.33, और यहाँ पे आप ले लीजिए कोकोनट ऑयल और उसकी भी जो है यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है 1.33, तो दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो गई। तो यहाँ पे जो है जो हमारा इंसिडेंट रे आएगा वो सीधे ही ऐसे निकल जाएगा, वो अपना रास्ता चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। रिफ्रैक्शन क्या होता, अपने रास्ते से भटक जाना, लेकिन ये तो जिस रास्ते से आया था उसी में सीधा निकल गया। ये अपने रास्ते से इस तरह से भटक सकता था या इस तरह से भटक सकता था ऐसे, लेकिन ये भटका नहीं, ये क्या हुआ, ये भटका नहीं, ये सीधे निकल गया, यानी यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, यानी एंगल I इक्वल टू एंगल R। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, अब हम यहाँ पे देखते हैं ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो इंटरफेस होते हैं। अब ये इंटरफेस को क्या होता है, मैं जहाँ पे ये लाइट जो हमारी ये मतलब इंसिडेंट रे आके गिरता है वो हमारा होता है यहाँ पे इंटरफेस। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से जो है हमारा इंसिडेंट रे आया, वो यहाँ पे फॉल किया, ये है हमारा नॉर्मल। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मान लीजिए जो हमारा ग्लास है ये क्या है, डेंसर मीडियम है, एयर क्या है, रेयर मीडियम, और फिर से यहाँ पे हमारा एयर क्या है, रेयर मीडियम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दो बार यहाँ पे दो क्या होंगे, इंटरफेस होंगे, यानी जब हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देखेंगे तो यहाँ पे दो इंटरफेस होंगे। तो ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पे जब जो हमारी लाइट है वो रेयर टू डेंसर में आ रही, यानी एयर टू ग्लास में, यहाँ पे एयर से ग्लास में घुस रही ना, तो क्या होगा, ये अपने रास्ते से इसको जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन ये क्या हुई, ये भटक गई कुछ, एक सेकेंड, कुछ इस तरह से, ये आ गई यहाँ, ये यहाँ आ गई। अब फ्रेंड्स ये क्या हुई, ये अपने रास्ते से भटक गई, क्यों, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। डेंसर में क्या होता है, जब भी रेयर टू डेंसर जाएगा वो टूवर्ड नॉर्मल बेंडिंग होगी। अब देखिए यहाँ ये हमारा डेंसर है और ये हमारा जो है रेयरर है, तो अब क्या करेगी, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी ये हमारा नॉर्मल, अब यहाँ पे ये है नॉर्मल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी लाइट वो क्या करेगी, लाइट रे है वो इस तरह से जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ पे अब ये जो हमारा एंगल है इसको हम क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस, क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस या फिर इमरजेंस एंगल। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारी लाइट आई इसको हम क्या बोल देते हैं, इंसिडेंट रे, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, और इसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे इमरजेंस रे, इमरजेंट रे। अब देखिए यहाँ पे, अब मान लीजिए फ्रेंड्स ये जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ था, यहाँ पे था। अब आप सोचेंगे अगर मैं यहाँ से मैं अपनी आईज से इसको इस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करूँ तो क्या ये आपको दिखेगा, तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये आपको तब दिखेगा जब आप अपनी आईज को यहाँ लगाएंगे, यहाँ अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, यहाँ पे जो ये मतलब जैसे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, मतलब ये जो हमारी इंसिडेंट रे था, इसको कैसे जाना चाहिए था,
कुछ कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुई, ये लास्ट में यहाँ पे चली आई। तो फ्रेंड्स इसके बीच में कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, इस तरह से यहाँ पे आपको डिफरेंस जो दिख रहा है, इसको हम इस डिफरेंस नहीं डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या नाम दे देते हैं, इसको हम दिखाते हैं स्मॉल डी से, और इसको हम क्या नाम देते हैं, लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। तो इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे मैंने सबको आपको बता ही दिया, यहाँ ये N1 होगा। देखिए N1 एंड N2, यानी ये N2 एंड N1 ये क्या है, नॉर्मल्स है। ये IR क्या है, इंसिडेंट रे है। ये हमारा RR क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। ER क्या है, इमरजेंट रे है। ये एंगल I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है। एंगल R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे है। और यहाँ पे एंगल E क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस है। और यहाँ पे स्मॉल d क्या है, लेटरल शिफ्ट है। तो इसको भी आप याद रखना, यहाँ पे कौन सा क्या है। अब देखिए यहाँ पे लेटरल शिफ्ट के बारे में कुछ मतलब इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए लेटरल शिफ्ट क्या है, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ फ्रेंड्स इनके बीच में जो एंगल होगा इस तरह से, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसको भी आप याद रखना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इस मतलब एक सेकेंड, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मतलब देखने को मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। फिर तो यहाँ पे एंगल ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो लेटरल शिफ्ट होता है वो ऑलवेज क्या होगा, 90 डिग्री पे। इस तरह से जब होगा तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। तो याद रखना। अब देखिए लेटरल शिफ्ट क्या है, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड इमरजेंट रे व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन अ रिफ्रैक्टिंग स्लैब विथ पैरेलल फेसेस। यानी यहाँ पे अभी जो मैंने आपको सब कुछ बताया कि ये अपना मतलब उसको जाना चाहिए था किसी और रास्ते से, लेकिन वो ऑब्लिक हो गई, वो भटक गई रास्ता अपना। तो उस रास्ते के मतलब जब वो भटक गई उसी को हम क्या बोल देते हैं, लेटरल शिफ्ट। यानी वो जो अपना रास्ता चेंज कर दी, जो मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, यही हमारा क्या हो गया, लेटरल शिफ्ट। तो इसको आप पढ़ लेना। अब देखिए फैक्टर ऑन विच लेटरल शिफ्ट डिपेंड, और मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसपे ये हमारा लेटरल शिफ्ट जो है डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए लेटरल शिफ्ट जो है ये थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे भी जो है डिपेंड करता है। यानी अगर हम ग्लास की थिकनेस बदल देंगे ग्लास स्लैब की, तो यहाँ पे हमारा लेटरल शिफ्ट भी बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, अगर हमारा लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा, अगर यानी थिकनेस बढ़ेगी ग्लास स्लैब की, तो यहाँ पे लेटरल शिफ्ट भी बढ़ेगा। और यहाँ ये किस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट एंगल पे। और फ्रेंड्स हमारा लेटरल शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब पे। तो इन सब के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये बढ़ेगा तो ये सब भी बढ़ेंगे, ये सब बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए जो लेटरल शिफ्ट होता है ये वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइन, यानी जो हमारा लैम्डा होता है ये इसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इसको आप याद रखना, ये मैंने आपको कई बार प्रोपोर्शनल वाला मैटर बता दिया है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस। तो हमने जो है रिफ्लेक्शन जो पढ़ा था वो हमने किस में पढ़ा था, मिरर में। लेकिन हमारा जो लेंस है यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से हमको देखिए मैंने आपको मिरर में बहुत ही अच्छे से बहुत टाइम लगा के आपको कितना क्लियरली सब कुछ समझाया था। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको यहाँ पे मिरर का सब कुछ उल्टा उल्टा दिखेगा। जो हमारा कॉनकेव मिरर होता था वो क्या होता था, कन्वर्जिंग। लेकिन हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग। जहाँ वहाँ पे हमारा कॉनकेव मिरर क्या होता था, डाइवर्जिंग। लेकिन यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, कन्वर्जिंग। तो इसको फ्रेंड्स आप वहाँ से रिलेट कर करके देख लेना। अगर वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो आपको ये जो है बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो इस तरह से होता है। सॉरी मिरर नहीं, लेंस। अगर गलती से मिरर बोल दूँ तो उसके लिए सॉरी, यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे हम लेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो भी है यहाँ पे लेंस होगा। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया था जो रूल्स होते हैं मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइंड करने के, तो वैसे यहाँ पर भी हम देखेंगे। देखिए अगर हमारा जो भी रे है, इंसिडेंट रे है, अगर वो पैरेलल टू पैराडिक्जल एक्सिस जाएगा तो वो कहाँ से जाएगा, F2 से होके जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बात और आप समझ लीजिए, वहाँ पे हमने पोल पढ़ा था, सेंटर पढ़ा था, फोकस पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ ये जो है ये हमारा O पॉइंट है, और यहाँ से इधर जो हम लेंगे इसको, इस पॉइंट को, यहाँ पे इसको हम इस फोकस को F2 लेंगे और इसको 2F2 लेंगे, इसको F1 लेंगे और इसको 2F1 लेंगे, 2F2 लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए
ये जो है ये 2F1 होगा, ये F2 नहीं होगा, ये 2F1, ये F1, ये F2, ये 2F2। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। देखिए जब फ्रेंड्स यहाँ पे इंसिडेंट रे पैरेलल टू पैराडैक्सियल एक्सिस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये F2 से होके जाएगा। देखना इसी से अभी हम जो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन करेंगे। और अगर यहाँ पे F1 से होके कोई भी इंसिडेंट रे आती है तो वो जो है पैराडैक्सियल एक्सिस के जो है वो कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और अगर यहाँ पे इस O पॉइंट से होके कोई भी हमारा यहाँ से रे जाता है तो ये अनडेविएट होगा, यानी ये जिस दिशा से आया है उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। तो इसको आप याद रखना। और इसी तरह से यहाँ भी है, अगर पैरेलल टू पैराडैक्सियल एक्सिस है तो ये F1 से होके जाएगा, ध्यान देना ये ऐसे जाएगा, इसको हम पीछे की साइड में लाके मिला देंगे, यानी ये F1 से होके जाएगा। अगर ये यहाँ से F1 से होके जाएगा तो ये मतलब किसी भी दिशा में डायरेक्ट हो, मतलब ये जो है ये मतलब किसी भी दिशा में डेविएट हो सकता है। तो याद रखना ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, तो इसको आप याद रखना। अब अगर यहाँ से ये O से होके जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जिस दिशा से आया है उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले हम देखिए, वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा कॉनकेव, ओहो सॉरी, देखिए यहाँ पे ये मिरर नहीं लेंस है, यही तो एक बात है, यहाँ पे मिरर और लेंस में इतना कन्फ्यूजन हो जाता है, बट कोई नहीं, ध्यान देना इसको, जो है यहाँ पे ये लेंस रहेगा। तो देखिए जो हमारा कॉन्वेक्स, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में हमने 6 केसेस पढ़े थे, यानी वहाँ पे हमने 6 केस पढ़े थे। और यहाँ पे हमको कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस पढ़ने हैं और कॉनकेव लेंस में 2 केस पढ़ने हैं। तो इसको ध्यान देना, बस उसी से थोड़ा थोड़ा रिलेट करते चलिए ताकि आपको वो क्लियर होता चले। लेकिन यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल डिफरेंट है उससे, तो उसको आप अभी के लिए भूलिए और इसको याद करिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, उसका क्या नेचर होगा, ये हमको यहाँ पे देखना है। तो देखिए जब भी कोई एंगल यहाँ पे इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल टू पैराडैक्सियल एक्सिस आएगा, वो F2 से होकर जाएगा। तो इस तरह से ये F2 से इस तरह से निकल जाएगा और यहाँ पे हमारा जो है इमेज बनेगा, यानी F2 पे बनेगा इमेज हमारा। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से हमारा जो इमेज है वो एट F2 यानी F2 पे बनेगा। और ये कैसा होगा फ्रेंड्स, हाईली डिमिनिश्ड, देखिए यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड होगा। और ये कैसा इमेज होगा, रियल इमेज होगा। और जहाँ भी रियल आ जाए आप तुरंत याद रखना ये कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, इसको आप याद रखना। अब देखिए सेकंड केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड मैंने आपको बताया था, यानी उस पर ना होके उससे बस थोड़ा सा दूर। तो 2F2 यहाँ है, 2F1 यहाँ है, हम इसको कहाँ रख रहे हैं, उससे थोड़ा बियॉन्ड, इससे थोड़ा पीछे, उससे थोड़ा दूर। तो यहाँ से फ्रेंड जब भी पैराडैक्सियल एक्सिस के समांतर आएगा तो क्या होगा, वो F2 से होके ऐसे निकल जाएगा। और जब O से होके जाएगा तो वो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगा। तो हमारा जो है इमेज कहाँ बनेगा, जहाँ पे दोनों लाइट जो है कट करती हैं, इंसिडेंट हो जहाँ पे दोनों को इंसाइड करती हैं। तो यहाँ से ये हमारा जो है इमेज बनेगा, यानी इमेज कहाँ पे बनेगा, जब भी हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, 2F2 पे। इसको एक बार, 2 बार, 4 बार लिख के देख लेना ताकि ये अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे ये 2F2 पे यहाँ पे जो है इमेज बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, बिटवीन F2 एंड 2F2, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे 2F2 पे नहीं है, यहाँ देखिए ये थोड़ा सा पहले है, यानी F2 और 2F2 के बीच में है, उसके लिए सॉरी देखिए 2F2 और F2 के बीच में है। यहाँ पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 2F1 के बियॉन्ड रखा जाता है तो हमारा जो इमेज है वो F2 एंड 2F2 के बीच में बनेगा। और ये कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, रियल होगा, और अगर रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब भी मतलब वहाँ पे क्या था, बिहाइंड द मिरर बनेगा तो हमारा क्या होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। उसी तरह से यहाँ भी अभी हम देखेंगे, केवल एक ऐसा केस है जहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, जैसे वहाँ पे था। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट एट 2F1, अगर हम 2F1 पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स अभी हम इसको 2F1 पे रख रहे हैं, तो जब पैराडैक्सियल एक्सिस से होके जाएगा तो F2 से होके जाएगा, और जब हम O से लेके जाएंगे तो वो बिना डेविएट हुए निकल जाएगा। रुकिए सही से करूँ, अदरवाइज ये पहले मिल जा रहा।
देखिए इस तरह से यहाँ से गया और ऐसे आया, फिर कैसे गया, इस तरह से। तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ ये हमारा बनता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ पे हो गया आप, 2F2 पे, यानी जब भी हम 2F1 पे अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा इमेज 2F2 पे बनेगा। और दोनों क्या होंगे, सेम साइज के होंगे। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था जब हम C पे रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम उसी C को क्या ले रहे हैं, उसी C को हम यहाँ पे 2F1 बोल दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम वहाँ पे C पे रखते थे तो हमारा इमेज C पे ही बनता था और सेम साइज का बनता था। उसी तरह से यहाँ भी है, जब हम 2F1 पे रख रहे हैं तो 2F2 पे बन रहा है। और कैसा है, सेम साइज का है, रियल है और इन्वर्टेड है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, यानी हम अपने जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम थोड़ा थोड़ा आगे ऐसे करते जा रहे हैं। हमने पहले क्या देखा, अनंत पे था, फिर 2F1 के बियॉन्ड लाए, फिर लाके हम 2F1 पर ही रख दिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं 2F1 और F1 के बीच में लाके रख देते हैं। अब हम नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, F1 पे लाके रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, F1 से भी और आगे रख देंगे। तो इस तरह से हम जो है अलग अलग पोजीशन पे रख के ये देखते हैं कि हमारा इमेज कब कैसे बनेगा। और उसमें से यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, लेकिन हमको स्टडी कितनी करनी है, केवल 6 केस, जो कि हमारे NCERT में दी हुई है, हमको बस उतना पढ़ना है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम 2F1 पे रखेंगे और F1 के मतलब 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे, अगर 2F1 पे रखेंगे तो 2F2 पे बनेगा। ये तो मतलब हमारे C की तरह हो गया, जैसे वहाँ पे मिरर में था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो देखिए इस तरह से ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हम O से लेके जाएंगे तो ये उसी पाथ पे निकल जाएगा। पैराडक्जल एक्सिस के समांतर लाएंगे तो ये जो है F2 से होके जाएगा। तो यहाँ पे दोनों लाइन मिल रही हैं, तो यहाँ ये हमारा बने ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट था इतना छोटा सा, हमारा इमेज कितना बड़ा, ये उससे थोड़ा बड़ा है, तो क्या बोलेंगे, बियॉन्ड 2F2। देखिए 2F2 यहाँ है, लेकिन इससे और इधर बन रहा है इमेज, तो क्या बोल देंगे, बियॉन्ड 2F2 हमारा इमेज है। और कैसा है, इनलार्ज है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो यानी इनलार्ज है, रियल है और इन्वर्टेड है। रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री मिलता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को F1 पे रखेंगे, देखिए यहाँ पे आप जो है अभी आपके सामने मतलब एक एक आता जा रहा है और पीछे होता जा रहा है। तो देखिए जब मैं आपको टेलीग्राम पे इसको शेयर करूंगी एक साथ, तो वहां से आप जो है ध्यान से देख सकेंगे कि कौन सा सेम है, कहाँ पे कितना डिफरेंस है। इस तरह से रिलेट करके इसको याद कर लेना, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर याद भी नहीं होगा। तो इसको रिलेट करके पढ़ना। वहाँ पे हमारा कॉनकेव मिरर था, यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, और दोनों के वहाँ पे जब हम C पे रखते थे तो ऑब्जेक्ट जो है C पे बनता था। यहाँ पे हम 2F1 पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट 2F2 पे बन रहा है, वहाँ भी सेम साइज बनता था, यहाँ भी। तो इस तरह से रिलेट कर लेना। तो अब देखिए अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, F1 पे रख रहे हैं। जब फ्रेंड्स F1 पे रखेंगे तो फिर से वही केस लगाएंगे, अगर पैराडक्जल एक्सिस के समांतर जाएगा, पैरेलल जाएगा तो F2 से होके जाएगा, और अगर O से जाएगा तो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको बताया था, अगर दो लाइन अगर वो ऐसे इस तरह से समांतर हो जाए तो वो कभी भी मिलती ही नहीं है। वो अब आप इसको कितना भी इस तरह से बढ़ाते चले जाइए, ये कभी मिलेंगे ही नहीं। तो फिर जब ये मिलेंगे ही नहीं तो हमको कैसे पता कि कितना बनेगा, तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, हाईली इनलार्ज इमेज बनेगा। और कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी। जब ये मिलेंगे ही नहीं तो कहीं पे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, अब इस O और F1 के बीच में मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले अनंत पे, फिर 2F2 के बियॉन्ड, फिर 2F2 पे, फिर 2F1 पे, फिर 2F1 और F1 के बीच में, फिर हम F1 पे लाके रख दिए। अब हम F1 से भी यहाँ पे और आगे ले आए, O और F1 के बीच में रख दिए। अब क्या होगा, जब हम यहाँ पे इसको रखेंगे तो जब हम ये पैराडक्जल एक्सिस के समांतर जाएगा तो F2 से निकल जाएगा, जब O से जाएगा तो इस तरह से निकल जाएगा। अब हम इसको, ये पीछे तो मिलेगा नहीं, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो इसको हम कहाँ मिलाएंगे फ्रेंड्स, इस तरह से इसको हम आगे लाके मिलाएंगे, इस तरह से। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आके मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हर बार कहाँ बनता था, इधर हम ऑब्जेक्ट रखते थे, इस साइड में जो है इमेज बनता था। लेकिन अब की बार देखिए यही हमारा ऑब्जेक्ट है और इसी साइड ऑब्जेक्ट है, इसी साइड इमेज है। तो क्या हो गया, बिहाइंड द लेंस, यानी इस लेंस के बिहाइंड, पीछे बन गया। तो क्या हो गया, ये इनलार्ज है। जो हमारा ऑब्जेक्ट ये छोटा सा था और इमेज कैसा है, बड़ा सा बना, इनलार्ज बना है, और कैसा है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। जब भी लेंस के पीछे बनेगा तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस, जब कॉनकेव लेंस की बात होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से लाइट आएगी, इस तरह से जो है ये डाइवर्ज हो जाएगी,
यहाँ ऐसे आएगी, ये जो है डाइवर्ज हो जाएगी, और इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये कभी मिलेगी ही नहीं। तो इसको क्या करते हैं हम, पीछे इसको डॉटेड लाइन से इस तरह से दिखाते हैं, तो ये आके कुछ इस तरह से यहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे जब ये मिलेगी तो कहाँ मिल रही है, एट F1, यानी जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो कहाँ मिल रही है, एट F1 हाई डिमिनिश, यानी बहुत ही छोटा। और देखिए इस लेंस के जो है पीछे बन रही है, तो क्या हो गया यहाँ हमारा वर्चुअल हो गया, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट होगा ही होगा। और यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट इनफाइनाइट में क्या है, इनफाइनाइट में हमको पता ही नहीं है कि कहाँ है ऑब्जेक्ट, लेकिन फाइनाइट में ये है कि हमको पता है कि चाहे वो 20 सेंटीमीटर पे हो, 30 पे हो, 50 पे हो, 100 पे हो, लेकिन वो हमारी जानकारी में रहेगा, हमको पता रहेगा कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हम इसको यहाँ पे रखते हैं, तो ये जाएगा हमारे ओ से जाएगा तो इसी डायरेक्शन में वापस चलाएगा। और अगर यहाँ पे पैराडैक्सियल एक्सिस के समांतर जाएगा तो इस तरह से निकल जाएगा, यानी F1 से जाता है। लेकिन जब हम इसको फैला देंगे तो ये दोनों तो कभी मिलेंगे ही नहीं, तो इसको हम कहाँ मिलाते हैं, पीछे मिलाते हैं इस तरह से यहाँ पे। तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ है या इस तरह से मिलता है यहाँ बी पे ऐसे। तो ये कैसा है, ऑब्जेक्ट हमारा ये था इतना बड़ा सा, इमेज बहुत छोटा सा बना है, तो क्या हो गया, बिटवीन F1 एंड O, यानी F1 और O के बीच में यहाँ पे बना है। और फ्रेंड्स डिमिनिश्ड है और वर्चुअल है और इरेक्ट है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि लेंस के जो है पीछे है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा F1 पे बन रहा, मतलब F1 पे नहीं, मतलब पीछे साइड में बन रहा। तो इस वाले केस में तो F1 पर ही बन रहा, तो इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे हमारा F1 एक्टिव है, लेकिन इस साइड मतलब इस वाले लेंस में क्या बन रहा, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा इस साइड में बन रहा, केवल एक केस को छोड़ के। तो देखिए जब भी यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी हमको U लेना होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, इसको ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा इसी साइड में हम रख रहे हैं। तो हमने आपको बताया था ओरिजिन से लेफ्ट साइड में क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो U हमारा यहाँ पे क्या लिया जाएगा, हमेशा नेगेटिव। और देखिए यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ गया, ये है हमारा कॉनकेव लेंस, यानी यहाँ पे जो हमारा कॉनकेव लेंस है इसमें हमारा फोकल लेंथ कैसा है, नेगेटिव। और जो हमारा यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है इसका जो है फोकल लेंथ कैसा है, पॉजिटिव। तो हमने जो है मिरर में क्या मिरर में क्या देखा था, जो हमारा मिरर था ये क्या था, हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हमारा जो है पीछे के साइड में हमेशा फोकल लेंथ बनता था। तो जब फोकल लेंथ यहाँ बनता था तो ये कैसा होता था, नेगेटिव। नेगेटिव किस में होता है, कॉनकेव में। तो यहाँ भी देखिए वही केस है, देखिए यहाँ पर भी वही केस है, हमारे कॉनकेव लेंस में भी हमारा फोकल लेंथ कैसा है, नेगेटिव है। और हमारा जो कॉन्वेक्स यहाँ पे लेंस है उसमें क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप घबराना नहीं, बिल्कुल उसके जैसा ही। लेकिन यहाँ पे चेंज कहाँ आएगा, चलिए ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज कहाँ आ गया, जो हमारा लेंस फॉर्मूला है, लेंस फार्मूला में यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वहाँ पे हम यहाँ पॉजिटिव लेते थे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हम लेंस फार्मूला में इसको निगेटिव लेंगे। हमारे मिरर वाले में क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव था, लेकिन इसमें हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। जो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था वहाँ पे हम क्या लेते थे, यम इक्वल टू माइनस वी बाई यू, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, यम इक्वल टू वी बाई यू। और इमेज यहाँ पे जो है, मतलब ये फॉर्मूला है ये बिल्कुल सेम है, हाइट इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो है बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे फिर से वही कॉन्सेप्ट है, अगर हमारा m जो है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे डिमिनिश होगा। अगर m इक्वल टू 1 होगा तो सेम साइज होगा, m ग्रेटर देन 1 होगा तो एनलार्ज होगा। और m अगर हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है तो इरेक्ट प्लस वर्चुअल होगा। तो मैंने आपको बताया इरेक्ट होगा तो वर्चुअल होगा ही होगा, अगर इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा ही होगा। यहाँ ऐसा नहीं है इरेक्ट के साथ रियल आ जाए, यहाँ पे हमको वो पढ़ना ही नहीं है। ऐसा हो तो सकता है लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ना ही नहीं है। तो क्या हो गया, इरेक्ट प्लस वर्चुअल, इन्वर्टेड प्लस रियल। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन सेम वैसे ही हैं, बस जो भी हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे नेगेटिव आ गया। और यहाँ पर भी देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो क्या है, 10 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा u है वो -10, क्योंकि हम u को हमेशा माइनस में लेंगे। फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस जो है हमारा, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉनवेक्स। लेकिन वहाँ पे हमारा मिरर में क्या था, जो हमारा कन्वर्जिंग मिरर था वो क्या था, कॉनकेव। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस।
तो दोनों में याद रखना, कंफ्यूज मत होना। और जब भी एग्जाम में अगर यहाँ क्वेश्चन आता है तो लेंस और मिरर पे एकदम अपने आंखें खोल के देखना कि मिरर है कि लेंस है। तो देखिए कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स हो गया, फोकल लेंथ 5 हो गया। तो यहाँ से हमको यह पता चल जाता है कि हमको मतलब फोकल लेंथ जो हमारा उसको पॉजिटिव लेना नेगेटिव, अगर कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ले लेंगे। और यहाँ पे हमको नेचर निकालना, यानी यम निकालेंगे तभी नेचर बता पाएंगे। पोजीशन निकालने के लिए वी हमको फाइंड करना ही होगा। तो वी और यम यहाँ से हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए हमारा यू क्या है -10, तो यहाँ -10, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह से हमारा वी इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, वी इक्वल टू कितना आएगा +10। फ्रेंड्स यहाँ पे कैलकुलेशन तो बताना नहीं कि इसको इधर लाओ उधर लाओ, इतना तो आपको पता ही होगा। वी इक्वल टू क्या हो जाएगा +10। प्लस मीन्स क्या होगा, प्लस मीन्स इमेज जो है वो राइट साइड बन रही है, यानी फोकस के डबल पे। फोकस के डबल पे कैसे, देखिए फोकस क्या है 5 और ऑब्जेक्ट कहाँ है 10, यानी फोकस के डबल पे कब बनता है, जब यहाँ पे हमारा जो जैसे ये 5 है ये 10 है, तो यहाँ पे क्या है प्लस है। प्लस मीन्स मतलब प्लस मीन्स क्या है, इमेज जो है राइट साइड बन रही है और वो भी कहाँ बन रही है, फोकल के डबल पे बन रही है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको नेचर पता करना है, तो नेचर कैसे निकालेंगे, जब हमको यम पता चलेगा। तो यम हम कैसे निकालते हैं, v/u। वहाँ पे क्या था मिरर में माइनस था, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, तो +10 अपान -10, क्योंकि हमारा u क्या है -10 में। तो इस तरह से इसको कर करेंगे -1 आ जाएगा। और अगर -1 आया तो यहाँ पे पहले साइन नहीं देखेंगे, इसके साइज के लिए साइन नहीं देखना है। तो यम इक्वल टू 1 यानी सेम साइज। और यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस मतलब ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। देखिए लिखा है ना नेगेटिव है, मतलब मैंने लिख दिया है कि नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स इन्वर्टेड। इन्वर्टेड के साथ में हमको रियल फ्री मिलता है और कहाँ पे बनेगा @2f2। तो इसको भी आप याद रखना। तो फिर से ये भी हमारा उसी तरह से क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी u इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। डाइवर्जिंग लेंस दे दिया, तो हमारा यहाँ पे f क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या हो जाएगा कॉनकेव लेंस। जो हमारा कॉनकेव लेंस होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे वो डाइवर्ज करेगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से v और m निकालना, क्योंकि हमको नेचर और पोजीशन निकालना है। फिर से इस वाले फॉर्मूले में इस सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा v इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, -30/7। इसको आप करके देख लेना प्लीज। अब यहाँ से क्या गया, m इक्वल टू v/u। अब हमारा v कितना है -30/7, u कितना है -15। इस माइनस से ये माइनस उड़ जाएगा और इस तरह से m इक्वल टू 2/7 आ जाएगा। यानी 2/7 क्या है, ये 1 से छोटी वैल्यू है। अगर 1 से छोटी है तो कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव है तो इरेक्ट होगा, इरेक्ट है तो वर्चुअल होगा। और कहाँ पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि यहाँ पे v जो है हमारा माइनस है। तो आप इस मतलब जो हमारा v है ये माइनस में आ रहा कि प्लस में आ रहा, इसके हिसाब से आप इसको जो है सोच सकते हैं कि कहाँ पे ये बनेगा। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इजीली इसको जो है कर सकते हैं। देखिए फिर से वही है, सब कुछ दिया है, बस यहाँ पे क्या पूछ लिया, यहाँ पे हमको हाइट पूछ लिया है, साइज मीन्स हाइट। और नेचर में हम हमेशा यम निकालेंगे और पोजीशन में भी तो निकालना ही है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल, अगर यहाँ पे टॉल है देखिए उसी तरह से है, टॉल है तो यानी HO दिया, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी गई है कि 2 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे 10 cm इसका फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, यानी हमारा जो u है वो -10 है। फोकल लेंथ कितना हो गया इसका, +6 हो गया। मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, अब यहाँ पे उतना टाइम यहाँ पे नहीं देना है। v इक्वल टू यहाँ पे हमको निकालना है m इक्वल टू और h i इक्वल टू। अगर यहाँ पे f इक्वल टू 6 दिया है तो 2f2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आपको पता ही होगा। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले में फिर से आप इसको जब रखेंगे तो हमारा v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, क्योंकि v इक्वल टू 1/15, तो v इक्वल टू 15। फिर से इस वाले फार्मूले में इसको रखेंगे, यानी m इक्वल टू v/u। जब रखेंगे तो -1.5 आएगा। ये 1.5 क्या है, 1 से बड़ा है तो यहाँ पे इनलार्ज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो इन्वर्टेड हो जाएगा, इन्वर्टेड है तो रियल हो जाएगा। और कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड 2f2, क्योंकि ये जो हमारा f है वो 6 है तो 2f क्या होगा 12, यानी बियॉन्ड 2f2 बनेगा। और यहाँ पे हाइट निकालने के लिए m इक्वल टू HI/HO, ये भी फार्मूला एक हमने पढ़ा है, तो यहाँ से आप जो है हाइट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे हमको क्वेश्चन करने होंगे। अब यहाँ पे देखिए हमको पढ़ना है क्या, पावर ऑफ द लेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, पावर ऑफ द लेंस यानी हमारा जो लेंस है उसकी पावर कितनी है। जैसे हम जो
ऐनक लगाते हैं, यानी जो हमारा गॉगल्स लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी लेंस लगता है। तो उस लेंस की पावर कितनी है, यानी पावर मीन्स क्या, वो हमारा जो लेंस है वो या तो डाइवर्ज करेगा या तो कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे मतलब उसकी पावर जो है डाइवर्ज कितने करने की कितनी है या फिर कन्वर्ज करने की कितनी है, वही हम यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वही हमारे लेंस की क्या होती है, पावर होती है। तो यहाँ पे अब हमको यही देखना है कि कब हमारा लेंस जो है डाइवर्ज करेगा, कब वो जो है कन्वर्ज करेगा, और करेगा तो कितना करेगा, यही हमको यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, एक है हमारा कॉनकेव लेंस। ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको देखना है पावर। तो देखिए, अगर हमारा लेंस, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो हमारा चाहे यहाँ पे कॉन्वेक्स हो चाहे यहाँ पे कॉनकेव हो, या तो वो क्या होगा, पतला होगा इस तरह से, या तो वो मोटा होगा कुछ इस तरह से ऐसे, या तो पतला होगा या तो मोटा होगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये पतला और मोटा होने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर हमारा लेंस पतला होगा, ये जो है ये लेंस जो है पतला है, जब इसको हम जो है कुछ इस तरह से इसका जो है इस तरह से, जब हम जैसे मान लीजिए लेंस क्या है, ये तो एक गोले का बस थोड़ा सा जो है ये इस तरह से हम काट लेते हैं उसको, और इस तरह से ऐसे, तो यही तो हमारा लेंस है। और इसी तरह से अभी हम आइज का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। और मान लीजिए अगर ये मोटा जो है ये लेंस, तो इसमें क्या होगा, किस तरह से बनेगा, कुछ ऐसे, यानी ऐसे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरह से ये हमारा लेंस है ये। तो आपको दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, यहाँ पे ये जो हमारा लेंस पतला है, इसका जो यहाँ पे कर्वेचर है, यहाँ पे जो इसका कर्वेचर है वो कहाँ पे है, वो दूर है। लेकिन इसका जो कर्वेचर है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, इसमें जो है पास में है, और इसमें कर्वेचर कहाँ पे है, दूर में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जब कर्वेचर दूर होगा तो फोकस भी कहाँ पे होगा, दूर। ये जो हमारा कर्वेचर दूर है, तो यहाँ पे फोकस भी क्या होगा, दूर होगा। यहाँ भी जब कर्वेचर दूर होगा तो फोकस क्या होगा, जब यहाँ पे कर्वेचर पास में होगा तो फोकस क्या होगा, पास में होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब फोकस फ्रेंड्स यहाँ पे दूर पे होगा तो फोकस क्या होता है, यहाँ पे जो ओ पॉइंट होता है, जैसे हम मिरर में देखते हैं पोल और एफ के बीच की दूरी, तो यहाँ पे ये जो ओ पॉइंट हमारा और एफ है, इसके बीच की दूरी, यानी ये होगा हमारा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ भी यहाँ पे जब फोकस दूर होगा, देखिए अगर हमारा फोकस यहाँ है, इसमें कहाँ यहाँ है, फोकस यहाँ नजदीक है, यहाँ लेकिन दूर है। अगर यहाँ पे फोकस दूर होगा तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, दूर होगा। अगर यहाँ पे फोकल लेंथ जो है मतलब दूर नहीं होगा, बढ़ जाएगा। अगर फोकस दूर होगा तो फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जो हमारा एंगल होगा वो स्मॉल होगा। स्मॉल कैसे होगा, देखिए इस तरह से, जो हमारा इस तरह से मतलब ये जो भी लाइट रेज है वो जो है इस तरह से यहाँ से ऐसे जाएगी, यानी ऐसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, फोकस यहाँ पे बन रहा है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे क्या है, बढ़ जाएगा। और एंगल क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से स्मॉल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए अलग से समझाती हूँ, इस तरह से कुछ है, मतलब ये कोई लाइट रेज है और ये मान लीजिए हमारा यहाँ पे इस तरह से लेंस है। तो अगर हमारा यहाँ पे जो है फोकस है, तो आएगा वो जो पतला लेंस होगा वो इस तरह से जाएगा, ऐसे इस तरह से। लेकिन अगर मोटा लेंस होगा, ऐसे मोटा होगा, यहाँ से जो लाइट रेज आएगी वो जल्दी यहाँ मिल जाएगी, मतलब वो पास में ही मिल जाएगी। उसका फोकस जो होगा पास होगा, और फोकस पास होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमको देखना है इसको। तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे एंगल जो है स्मॉल होगा, एंगल स्मॉल होगा, तो ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगी इसको, ये दूर कन्वर्ज करेगी। और अगर दूर कन्वर्ज करेगी, यानी इसकी जो कन्वर्जेंस है, यानी जब दूर करेगी तो कन्वर्जेंस क्या होगी, घट जाएगी। और अगर कन्वर्जेंस घटा तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि पावर भी इसकी घट गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए, जो हमारा इस तरह से जो हमारा थिन लेंस होगा, देखिए यहाँ पे यही पॉइंट मैं आपको बोल रही हूँ, और इसी को आप समझने की कोशिश करिए। तो जब हम इसको यहाँ पे देखेंगे, जब ये मतलब ये पतला सा है, तो जब हम इसको बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह से बढ़ेगा, बड़ा सा। लेकिन ये छोटा सा, तो ये छोटा सा ऐसे बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसका जो कर्वेचर होगा वो दूर होगा, फोकस जो है वो दूर होगा। लेकिन इसमें क्या है, कर्वेचर पास होगा, फोकस भी पास होगा, तो इसका एंगल भी जो है बड़ा होगा।
तो यही यहाँ पे हम बोल रहे हैं, अगर हमारा लेंस क्या होगा, थिन होगा, तो यहाँ पे उसका जो फोकल लेंथ होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पे फोकल लेंथ बढ़ेगी तो यहाँ पे पावर क्या होगी, घटेगी। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आप बोलेंगे ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि अगर फोकल लेंथ बढ़ेगी पावर घटेगी। तो यहाँ से आप देखिए, ये होता हमारे पावर का फॉर्मूला, पावर इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इन मीटर। तो यहाँ पे क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। अगर हमारा पावर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ घटेगा, अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा। तो बस यही है, अगर हमारा लेंस थिन होगा फोकल लेंथ बढ़ेगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा तो हमारा पावर घटेगा। यानी यहाँ पे जो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की पावर, जो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होगा वो क्या होगा, लेट होगा, यानी वो दूर जाके होगा। लेकिन अगर मोटा होगा तो ऐसे पास में हो जाएगा, यानी ये जल्दी हो जाएगा, ये बाद में होगा, तो ये क्या होगा, लेट होगा। और अगर और इसी तरह से यहाँ भी आपको देखना है, एक केस में मैंने आपको समझा दिया, अगर थिन होगा तो क्या होगा, कैसे होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे देखिए, अगर ये थिन होगा, अगर थिन होगा तो फोकल लेंथ कहाँ होगा, पास में होगा। फोकल लेंथ अगर कम होगा, पास में होगा, तो हमारा पावर जो है बढ़ जाएगा, यानी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस क्या होगी, जल्दी होगी। अब यहाँ पे देखिए डिफिनेशन क्या है पावर की, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ पैरेलल इंसिडेंट लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अ लेंस। यानी किसी भी लेंस का जो मतलब वहाँ पे कन्वर्जेंस की डिग्री होती है, वो भी इंसिडेंट लाइन के पैरेलल में, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पावर। यानी पावर इक्वल टू 1/f, और वो भी किस में, इन मीटर। अगर यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में लेना है तो आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100, तो इसको आप याद रखना। यानी P इक्वल टू 100/f, और यहाँ पे 100 कब लेंगे, जब यहाँ हम इसको cm में लेंगे, यानी सेंटीमीटर में लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है इसमें पावर और फोकल क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। कॉनकेव लेंस जो होता है इसमें पावर और फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। कॉन्वेक्स लेंस में पावर और फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन कॉनकेव लेंस में यहाँ पे पावर और फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव होती है। तो इसको फ्रेंड्स आप याद रखना। अब देखिए, जो हमारी पावर होती है उसका SI यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 डायोप्टर इक्वल टू व्हेन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर, देन पावर ऑफ द लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर। तो इसको आप याद रखना। अब देखिए, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, यानी ये कॉम्बिनेशन क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा होगा, फिर आपको ये कॉनकेव लेंस दिख रहा होगा, फिर से आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा होगा, और फिर से आपको एक कॉनकेव लेंस यहाँ पे दिख रहा होगा। यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 लेंस एक में अटैच यानी कंबाइंड है। तो यहाँ पे इसका जो पावर हम निकालेंगे, मतलब P नेट, यानी पावर, इसका जो नेट पावर होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, P1 + P2 + P3 + P4। यहाँ पे जितना भी लेंस आप यहाँ पे ऐड करते जाइए, इस तरह से, यहाँ पे ये 5 ये 6, इस तरह से आप P5 P4 इस तरह से उसको करते चले जाएंगे ऐड। और ये किस में आएगा, डायोटर में। और अगर इसका जो है हमको यहाँ पे फोकल लेंथ निकालनी है तो P इक्वल टू कितना होता है, 1/f, यानी 1/f नेट, यानी नेट फोकल लेंथ। तो क्या हो जाएगा, 1/f1 1/f2 + 1/f3 + 1/f4। इस तरह से ये किस में निकलेगा, मीटर या सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में लेना है तो ऊपर जो है 100 कर दो, यहाँ 100 कर दो सब जगह, तो क्या हो जाएगा, वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द टोटल पावर यानी P नेट एंड नेट फोकल लेंथ यानी 1/f नेट, लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन। यहाँ पे कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हमको नेचर भी बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा इस तरह से अटैच है, एक है हमारा कॉनकेव लेंस, एक है कॉन्वेक्स लेंस, एक है कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे P1 दिया है -2D, P2 दिया है -3D, और P3 दिया है -4D। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे P नेट इक्वल टू P1 + P2 + P3। यहाँ पे जो है पहला क्या है, -2 + 3, यानी यहाँ पे प्लस क्या है, +3 है, फिर +4, यानी लेकिन यहाँ पे -4 है तो -4 हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, P नेट यानी नेट पावर क्या हो जाएगा, -3D, यानी डायोप्टर, -3 डायोप्टर। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, मतलब ये हमारा फार्मूला है। तो हमको फोकल लेंथ निकालना, ये हमारा -3 आ ही गया, तो F इक्वल कितना हो जाएगा, 100/-3, और ये आ जाएगा -33.33, इस तरह से। और अगर हमारा यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, डाइवर्जिंग नेचर है। यानी यहाँ पे देखिए, मैंने आपको क्या बताया, अगर फोकल लेंथ निगेटिव आ गया तो ये क्या होगा, हमारा कॉनकेव लेंस होगा, यानी
डाइवर्जिंग लेंस होगा। आपको चाहे डाइवर्जिंग लेंस बोलिए चाहे कॉनकेव लेंस बोलिए। अब यहाँ से आता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी है क्या, ये हमको यहाँ पे देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको क्या बताया, रिफ्रैक्शन कब होता है, जब हमारा जो इंसिडेंट रे है वो एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में या फिर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है। यानी यहाँ पे कोई ना कोई मीडियम होता है और यहाँ पे एक रेयरर होता है, एक डेंसर होता है। लेकिन यहाँ पे हमको अब ये देखना है कि ये किसकी वजह से रेयरर होता है, किसकी वजह से डेंसर होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका जो है ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है ये अलग अलग होती है। और ये ऑप्टिकल डेंसिटी निकलती कैसे है, यहाँ पे एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, यन से या फिर म्यू से। तो देखिए यहाँ पे ये म्यू जो है, यहाँ पे हम अभी जो हमारी एनसीईआरटी में इसको यन से ही दिखाया गया है, लेकिन हम 11th-12th में इसको म्यू से दिखा देते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, यन या म्यू कुछ भी दिखा सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ से जब भी, जैसे मान लीजिए ये हमारा रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है ये क्या होती है, यानी जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड द सेकेंड मीडियम। ये हमारा क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ये मतलब मीडियम 1 है यानी ए, और मीडियम 2 क्या है, बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जब भी हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है तो फ्रेंड्स जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, यानी जहाँ पे जिसमें ये हमारी इंसिडेंट लाइन जहाँ पे घुसेगी जिस मीडियम में, उस मीडियम को हम बाद में रखते हैं, यानी ये मतलब उस मीडियम को पहले रखते हैं। जैसे यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे जो हमारी ये इंसिडेंट लाइन है ये कहाँ पे घुस रही, बी में, तो बी हमारा पहले रहेगा और ए कहाँ रहेगा, बाद में। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी हम इसको कैसे लिखते हैं, NBA, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा मीडियम फर्स्ट होगा उसको हम ऊपर रखेंगे, जो मीडियम सेकंड होगा उसको हम नीचे रखेंगे। तो इसको आप इतना ध्यान रखना, क्या हो जाएगा हमारा NBA इक्वल टू VA, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड यानी 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NBA इक्वल टू VA/VB। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो हमारी लाइट मतलब है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, C इक्वल टू 3 × 10⁸ ये, जैसे ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो यहाँ पे जब ये इस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि ये जो हमारी लाइट बेंड करती है इसके पीछे ये वजह होती है कि जो ये डेंसर मीडियम होता है ये उसकी चाल को क्या है, उसके मतलब स्पीड को क्या करता है, घटा देता है, यानी डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे जो है ये मान लीजिए यहाँ पे डेंसर मीडियम जो है इसका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5, क्या है 1.5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड घट जाएगी। तो कैसे घटेगी, कितने से, जब हम यहाँ पे C को क्या कर देंगे, 1.5 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी इसको हम 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स B जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम करते हैं, यानी C/V, यानी ये इसका वेग है यानी V है, तो यहाँ पे V भी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम जो हमारा मीडियम 1 होता है उसको हम ऑलवेज एयर कंसीडर करते हैं। यानी जो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें जो हमारा मीडियम मतलब मीडियम 1 होगा वो ऑलवेज एयर होगा। क्या होगा, ऑलवेज एयर, यानी हमेशा उसको हम क्या लेंगे, एयर लेंगे। तो यहाँ पे कैसे दिखाएंगे इसको हम, NM, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो देखिए जब हम यहाँ पे लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो हम इस एयर को हमको दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो हम इसको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम NM इस तरह से दिखाएंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है ऊपर हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो है वो नीचे हो जाएगा, क्योंकि जिसको निकालना रहता है वो नीचे रखते हैं हम उसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर C हो जाएगा और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, यानी NM इक्वल टू C/V। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब हमारा मीडियम 1 जो है वो कुछ भी हो जाए, मीडियम 2 जो है वो कुछ भी हो जाए, बस यहाँ पे मीडियम 1 जो है वो एयर नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे कोकोनट ऑयल हो जाए, प्लास्टिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब
कोई सा भी मीडियम आप ले लीजिए, यहाँ पे वाटर, ग्लास या फिर डायमंड, कुछ भी, यहाँ पे बस एयर नहीं होना चाहिए फर्स्ट मीडियम। तो ये क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको बस यहाँ से क्या याद रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट 2 यानी स्पीड नहीं, रिलेटिव इंडेक्स यानी रिलेटिव नहीं फ्रेंड्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको हम कैसे बोलेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको हम इस तरह से बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जो हमारा मीडियम 1 होगा उसको हम ऊपर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी इसको हम V1 से दिखाएंगे, इसको V2 से। तो ये क्या हो जाएगा, N21 इक्वल टू V1 अपन V2, यानी यहाँ पे हमको जिसका निकालना है उसको यहाँ पे रखेंगे, जिसको मतलब जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको बाद में रखेंगे, और जो हमारा मीडियम फर्स्ट है उसको ऊपर रखेंगे, जो मीडियम सेकंड है उसको नीचे रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये फार्मूला जो बताया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसको देखिए यहाँ पे कैसे यूज करना है। जैसे इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आता है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट व्हेन इट इंटर्स अ मीडियम व्हिच हैज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो यहाँ पे हमको क्या क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यहाँ पे मीडियम का कितना दिया है 1.5, और यहाँ पे हमको क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया ही, NM यानी मीडियम जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, यानी इस तरह से इसको हम डिनोट करेंगे, NM इक्वल टू 1.5, और यहाँ पे हमको वेलोसिटी निकालनी है यानी VM निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, NM इक्वल टू V/CM, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, C हमारा कितना होता है यानी स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ VM। तो यहाँ से हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि अगर हमारा ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, जब हम जिस मीडियम में जाएंगे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो इस तरह से इसको हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से आता है हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम X when the speed of light in that medium become 1/3 of that ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये फार्मूला आप सबसे पहले याद रखना, जो हमारा NX है यहाँ पे X बोल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम X दे दिया, तो NX इक्वल टू C/VX। तो C यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम X का फाइंड करना है, यानी NX हमको फाइंड करना है। बोला जा रहा है व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम बिकम 1/3, यानी जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो C है वो क्या हो जाती है 1/3 हो जाती है, यानी C/3, इसको जैसे हम C का क्या हो जाता है 1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं C/3, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा VX क्या हो गया C/3। तो फ्रेंड्स NX इक्वल टू C/VX, तो NX इक्वल टू C तो हमको पता ही है, और VX हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है उसका 1/3 यानी C/3। अब ये 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा तो C से यहाँ से कट जाएगा और हमारे NX क्या आ जाएगा 3। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे इसको आपको करना है, और यहाँ पे देखिए कुछ और क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए या तो बता ही देती हूँ। बोला जा रहा है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड है वो कितना दिया है 1.63। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट के संदर्भ में हम क्या बोल सकते हैं, इसका रिलेशन हम कैसे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स व्हेन द लाइट इंटर इन द मीडियम ऑफ CH2 इट्स वेलोसिटी बिकम C/1.63। तो देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ पे CH2 कार्बन डाइसल्फाइड CH2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया था, कितना दिया था 1.63। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हमारी जो लाइट है वो जब किसी भी मीडियम के थ्रू जाएगी तो क्या होगी, ये यहाँ पे मतलब मान लीजिए ये डेंसर है, ये क्या है रेयर है, यहाँ हमारी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 × 10⁸ यानी C यही है हमारा ना। तो और यहाँ पे इसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हम क्या करेंगे, यहाँ जो इसका स्पीड है ये इसको डिक्रीज कर देगा, यानी ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड है वो मीडियम फर्स्ट के स्पीड को क्या करेगा डिक्रीज कर देगा, यानी 3 × 10⁸ 1/5 हो जाएगा। तो चाहे आप इसको C लिख दीजिए चाहे 3 × 10⁸ लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट दिया था तो यहाँ पे हमने C मान लिया।
या फिर यहाँ पे आप 3 × 10⁸ अपॉन 1.5 भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इससे आप कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे देखिए, अ रे ऑफ लाइट इंटर्स अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यानी एक ग्लास स्लैब में ये इंटर करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5 है, यानी NG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 1.5। इट इज फाउंड दैट द रे इमर्जेस फ्रॉम अपोजिट फेस ऑफ स्लैब विदाउट बीइंग डिस्प्लेस्ड, यानी जो हमारा मैंने आपको ग्लास स्लैब वाला बता दिया वहां से कैसे मतलब वो रिफ्रैक्शन होता है। तो इफ इट्स स्पीड इन एयर, यानी एयर में इसकी स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी C = कितना दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा है, देन व्हाट इज इस स्पीड इन ग्लास, स्पीड में इसकी ग्लास में इसकी क्या बतानी है स्पीड। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा NG। तो फ्रेंड्स NG = C/VG, क्या हो जाएगा C/VG। तो यहाँ से VG = क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ग्लास, क्या हो जाएगा यहाँ पे NG नहीं है VG है, यानी वेलोसिटी ऑफ ग्लास है। तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा यहाँ से NG हमको दिया ही है 3 × 10 सॉरी NG जो है वो हमको 1.5 दिया है, तो VG को हम इधर ले जाएंगे, NG को नीचे लाएंगे। तो NG हमारा 1.5 है, C हमारा क्या है 3 × 10⁸ है। तो इसको हम जब कटपिट करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 2 × 10⁸। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या है, जब भी मतलब एक ही मीडियम की बात कर रहा है और कुछ बता नहीं रहा कि हाँ चलो यहाँ पे ऑयल है ऐसा कुछ, तो आप वहाँ पे उसको एयर मान लेंगे। देखिए यहाँ पे एक ही जो है यहाँ पे ग्लास की बात किया है, यानी यहाँ पे एक की तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया और बाकी कुछ बोला नहीं है, तो जायज़ सी बात है यहाँ पे जो एक मीडियम है वो क्या होगा एयर होगा, यानी वो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और इस तरह से यहाँ पर में स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 0.6 टाइम दैट ऑफ इट्स स्पीड इन वैक्यूम, यानी जो हमारा स्पीड है C उसका कितना है मीडियम में 0.6 टाइम, यानी इसमें इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वैक्यूम में कितना है C है। तो NM = C/VM, यही फार्मूला फिर से लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जो VM हो गया है ये कितना हो गया है 0.6 × C हो गया, C से कट जाएगा, फिर से यहाँ पे 0.6 आ जाएगा, ये जब हम यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 10/6 आ जाएगा, इसको हम कटपिट करेंगे 1.66 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे एयर नहीं दिया है, यहाँ पे एयर नहीं दिया है, दो मीडियम की बात ऑटोमेटिक कर दिया कि यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको बाद में रखते हैं, यानी NGW क्या हो जाएगा 5/4 टाइम्स, क्या बोल रहा है 5/4, तो ये क्या हो जाएगा 5/4 टाइम्स नहीं है 5/4 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 5/4, तो ये हो गया हमारा NGW = 5/4। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर के रिस्पेक्ट में हम जब भी लिखते हैं तो वहाँ पे हमको ए लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 4/3, क्या दिया है 4/3। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसलिए यहाँ पे हम दोबारा से एयर नहीं लिखेंगे, यानी हमको क्या निकालना है NG। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप क्या निकालेंगे कि जो हमारा ये, तो अभी मैंने आपको एक बात बताई, जो एब्सोल्यूट वाला है उसका फार्मूला लाके यहाँ पे लगाते हैं एक बार। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, N = क्या होता है C/V। अब यहाँ पे अगर मीडियम होगा तो मीडियम ले लेंगे, ग्लास होगा ग्लास ले लेंगे, वाटर होगा वाटर ले लेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमको NGW दिया 5/4, NW दिया है हमको 4/3, NG हमको निकालना है, यानी N मीन्स क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए फ्रेंड्स ये NW है, यानी यहाँ जब भी हम एयर की बात करते हैं यहाँ पे एयर लिखते नहीं हैं, तो एयर किस में आता है मतलब एयर मीडियम किस में आता है हमारे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो ये हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एब्सोल्यूट वाला फार्मूला है। तो यहाँ पे ये जो NW है इसको हम क्या लिख सकते हैं C/VW, C/VW इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे जब हमको NG निकालना है, ए तो हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है, यानी ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है। यानी यहाँ पे क्या करना है
हम इसको भी सी बाई वी जी के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी सी बाई वी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ एन जी है तो एन जी इक्वल टू सी बाई वी जी, ये हमारा आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जो मैंने आपको बताया था, जो बाद में होगा वो ऊपर यानी मीडियम फर्स्ट, जो पहले होगा वो मीडियम सेकेंड। तो यहाँ पे हम इसको वी जी अपन वी डब्ल्यू अपन वी जी लिख सकते हैं, ये तीनों आया। अब यहाँ पे देखिए हमको वी जी चाहिए, वी जी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन वी जी कहाँ से निकाल सकते हैं, वीजी मतलब वीजी जहाँ देखिए हमको एनजी निकालना है तो वीजी चाहिए, और हमको वीजी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे वीजी अगर निकालना होगा तो वी डब्ल्यू चाहिए। वी डब्ल्यू हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से देखिए वी डब्ल्यू हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से। सबसे पहले देखिए अगर आप वी सी हमको पता ही होता है 3 × 10⁸ होता है, तो जो वैल्यू कांस्टेंट है वो तो हमको पता ही है। तो वी डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा 3c/4। अभी यहाँ पे इसका जो है वैल्यू नहीं पुट करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, इसको आप इधर ले जाइए और इसको इधर लाइए, तो इसको घूम फिर करके आप कैसे करेंगे, वी डब्ल्यू इक्वल टू 3c/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा वी डब्ल्यू आ गया। अब इस वी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो जब आप वी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो 5/4 इक्वल टू 3c/4, वी जी हमारा ऑलरेडी है। अब इस वी जी को इधर ले जाएंगे, 4 को इधर लाएंगे, 5 को नीचे लाएंगे, तो सब मिला जुला के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 कट गया। यहाँ पे हमारा वी जी इक्वल कितना आ गया 3c/5। अब हमको वी जी मिल गया। जब हमको वी जी मिल गया, सी हमको पता ही है, सी हमको पता है सी कितना होता है 3 × 10⁸, लेकिन यहाँ पे अभी वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, क्या पता कट जाए। तो एन जी इक्वल टू सी बाई वी जी, तो यहाँ पे सी ऑलरेडी है, सी हो गया। और वी जी कितना है 3c/5, 3c/5 इस तरह से। ये हमारा 5 ऊपर जाएगा, 5c/3c हो जाएगा, सी कट जाएगा। यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा 5/3। तो इस तरह से इसको हम फ्रेंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव का जो है मिक्स कॉन्सेप्ट दे दिया था। तो अगर यहाँ तक इस लेवल का पूछेगा तो कोई बात नहीं, आप इजिली इसको निकाल देना, घबराना नहीं। मैंने जो भी बताया है सारा कॉन्सेप्ट लगाना और इस तरह से निकाल देना। देखिए जब भी एयर की बात करेगा समझ जाना वहाँ पे एब्सोल्यूट की बात कर रहा है और वहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा, ये इक्वल टू c/v। अगर ग्लास है ग्लास लिख देना, वाटर है तो वाटर लिख देना, जो भी जैसे पूछे उसको लगा देना। तो फ्रेंड देखिए ये जो है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे उसी हमारे नेचुरल फिनोमेना में आगे वहाँ पे दिया गया है ह्यूमन आई, यानी वहाँ पे हमको मतलब आईज में हमारे डिफेक्ट क्या होते हैं, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, ये सब हमको वहाँ पे पढ़ना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हाफ पार्ट तो लगभग कवर हो ही गया है नेचुरल फिनोमेना का, थोड़ा एक लंबा पार्ट है इसलिए लंबा वीडियो भी हो जाता है और ये मतलब थोड़ा लंबा जा रहा, बट कोई नहीं, आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।